पिताजी के बारे में बताइए। मेरे पिताजी अनपढ़ जरूर थे, लेकिन आप उनसे बातचीत करके उनको आप यह नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अनपढ़ है। आपके परिवार में एक और व्यक्ति हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में है। जो सामंतों का कर्ज था वो भैया ने ही उतारा। गोरखपुर एक ऐसा शहर है जो आपके जीवन से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। गोरखपुर में हम लोगों ने PSO एक संस्था थी, प्रगतिशील छात्र संगठन, उसका सदस्य बने। मैं तो उसका संचालक संयोजक बना। आपकी कविताएं मजेदार मुझे लगी इसलिए कि उनको पढ़ते हुए मैंने अपनी गरीबी और तकलीफ का रोना उसमें नहीं पाया। देखिए, यूनिवर्सिटी में कविताएं मैं लिखा हूँ और जाहिर है कि ज़्यादातर कविताएं विद्रोही भी हैं और प्रेमपरक भी कविताएं हैं। वो सब कुछ उस समय जो हमारे मन पर गुजर रहा था, देश में जो कुछ भी हो रहा था, उसकी एक छाप है उस पर। कहाँ देख रहे थे अपने गांव में, किस रूप में देख रहे थे कि यह सब रचा जा सका और हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण हासिल के तौर पर हुआ है। ताजिया बनाया हूँ मैं, 10-10 दिन तक ताजिया बनाया हूँ अपने गांव का। ताजिया कंधे पर ढोया हूँ, ताजिया के समय जारी गाया हूँ, गटका खेला हूँ, ताशा बजाया हूँ। कुछ लोग बेचैन रूह के परिंदे की तरह होते हैं। वे हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिनसे उनके जीवन की सक्रियता बनी रहती है। लेखन में यह बेचैनी कुछ खास मायने रखती है। और अगर लेखक सुभाष चंद्र कुशवाहा जैसा व्यक्ति हो जो साहित्य के साथ इतिहास और लोक में भी उसी तरीके से लगा हो तो कुछ अलग बात होती है। सुभाष चंद्र कुशवाहा समकालीन हिंदी के परिदृश्य में कई मोर्चों पर एक साथ सक्रिय हैं। वे एक बड़े कहानीकार के रूप में समादृत हैं, लेकिन उन्होंने बहुजन इतिहास को कुछ विशिष्ट दिया है और लगातार नए विषयों पर वे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लोकरंग के बहाने उन्होंने भारत में जनसंस्कृति के उन स्रोतों को तलाशने की कोशिश में अपने गांव तक उनको ले आते हैं हर साल के अप्रैल में, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जनता की बात करती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें पकी पकाई मिलती हैं। इसके लिए वे खूब मेहनत करते हैं। वे पहले टीमों को छांटते हैं और फिर उनसे कुछ उनकी प्रस्तुतियों की वानगी मांगते हैं, उनको देखते हैं और कड़ी छानबीन के बाद ही उनको लोकरंग में आने का निमंत्रण मिलता है। और इस तरह से पिछले 18 साल में उन्होंने ढेरों ऐसी टीमों को अपने गांव में बुलाया है और जिनके माध्यम से देश भर से आए हुए लोकरंग के प्रशंसकों से उनको परिचित कराया है, जो अनेक विलोपित हो रही कलाओं को, लोक प्रदर्शनकारी कलाओं को लोगों के सामने रखती हैं। सुभाष 64 साल पूरे करके 65वें में घुसने वाले हैं और अभी भी वे एक युवा की तरह काम कर रहे हैं। पिछले वर्षों में जब उनकी पहली किताब इतिहास पर चौरी चौरा प्रकाशित हुई, उसके बाद अवध का किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण किताब है। और सुदूर मध्य भारत में जाकर उन्होंने भील विद्रोह के 125 साल के इतिहास को खंगाला और उस पर फिलहाल उनकी 2 किताबें आ चुकी हैं और तीसरे पर वे काम कर रहे हैं। सुभाष भाई हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने जीवन का संघर्ष शुरू किया, उनका पारिवारिक माहौल कैसा था, माता पिता कैसे थे, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि सुभाष कुशवाहा जिन स्थितियों से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं वह न केवल विस्मयकारी है बल्कि अनेक स्तरों पर वो प्रेरणादायी है। नई पीढ़ियाँ उनसे
प्रेरणा ले सकती हैं। वे एक किसान परिवार में पैदा हुए और वहाँ से उन्होंने उठकर न केवल एक अच्छी नौकरी की बल्कि साहित्य को बहुत कुछ दिया और इसके साथ ही उन्होंने लोकरंग के बहाने लोक को भी बहुत कुछ दिया और अभी भी उनकी अनेक योजनाएं हैं। सुभाष भाई नमस्कार। सबसे पहले अपने उस गांव के बारे में बताइए जहां आपका जन्म हुआ, जहां आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई, जहां खेल कूद कर आप बड़े हुए और जिसके प्रति आपका प्रेम लगातार बना हुआ है। देखिए, मेरा जन्म तो पूर्वांचल के सुदूर गांव में हुआ है। ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है, एक पिछड़ा इलाका है और वर्तमान में तो वहाँ जाने के लिए साधन हो गए हैं, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ और उसके आसपास ऐसा कोई साधन नहीं था। हम लोग एकदम बेहद गरीब परिवार में जन्म हुआ था। पिता मेरे अशिक्षित थे, ज़मीन भी उनके पास बहुत नहीं थी, खेती किसानी ही काम था जिससे हम लोग 3 भाई थे, 5 बहनें जिनका कि भरण पोषण होना था। ऐसे समय में पढ़ाई लिखाई बहुत गौर चीज़ थी, लेकिन फिर भी पिताजी हमारे अनपढ़ होते हुए भी ये चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें। ये और बात है कि थोड़ा सा वहाँ भी एक गांव में जो एक तरीके से जो पुरुष और स्त्री में भेद करने का एक प्रचलन रहा है, वो पिताजी के अंदर भी रहा होगा। तभी उन्होंने हम तीनों भाइयों को तो पढ़ाया है, लेकिन बहनों को शिक्षा तब तक नहीं मिली जब तक कि हम लोग बड़े नहीं हुए। और हम लोगों ने अपनी 2 बहनों को पढ़ाया और 3 बहनें हमारी अशिक्षित रह गईं। फिर भी तो उस गांव से पढ़ाई लिखाई हमने शुरू की, जो एक सामंती परिवेश में जी रहा था। सामंतों का, जमींदारों का बोलबाला था और एक तरीके से कहिए कि गांव के लोग जो एक तरीके से जो गरीब तबके के लोग थे, पिछड़ी जात के लोग थे, दलित जात के लोग थे, मुसलमान थे, ये सब मजदूर वर्ग के लोग थे। और सामंत जो थे वो उच्च वर्ग के लोग थे, वो वही ज़्यादातर समृद्ध थे, खाते पीते लोग थे। वहाँ हमने अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन बचपन में ही हमारे अंदर ये भावना थी कि मेरे गांव के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनके बीच हम लोग पढ़े लिखें और पढ़ लिख कर खेल कूद के साधनों को हम लोग खुद विकसित करें। और ये प्रयास मैंने कक्षा 5 से ही शुरू किया था गांव में। और गांव के बच्चे जो स्कूल में जाते थे, पुआल की बाल बनाकर खेलते थे। पुआल की वो बाल बनाते थे और खेलते थे। जबकि जो समृद्ध घर के लड़के थे उस समय रबड़ की बॉल आती थी और उससे खेलते थे। मैं इसको देखता था और मुझे एक तरीके से मन के अंदर पीड़ा पहुंचती थी कि क्यों हम लोग क्यों नहीं रबड़ बॉल से खेल सकते हैं, क्यों पुआल से ही खेलते हैं। तो मैंने पता किया तो उस समय में 25 पैसे का वो बॉल आता था छोटा, और बड़ा जो बॉल आता था वो 50 पैसे का था। ये पैसा हम लोगों के घर से नहीं मिल सकता था। तो हम लोगों ने मैंने तय किया अपने 4-5 जो लड़के जो गांव के पढ़ने आते थे कि हम लोग धान बीनेंगे। जो धान गिर जाता है कटाई के बाद से खेतों में मेड़ों पर, उनको बटोरेंगे। और इस तरह हम लोग बटोरते थे दिन भर, स्कूल आते समय और स्कूल से जाते समय, और उसको इकट्ठा करते थे। जब वो 1 किलो हो जाता था तो ले आकर बनिया के दुकान पर बेचते थे। और मुझे याद है उस समय शायद 5 पैसा मिलता था, उसको रख लेते थे। और इस तरह हम लोगों ने 25 पैसा जमा किया और 25 पैसा जमा करके पहली बार गांव में गरीब बच्चों के लिए रबड़ की बॉल मैंने 5वीं कक्षा में ही खरीद दिया था शुरुआत में। फिर 50 पैसे की बॉल खरीदा और 7वीं में जाते जाते तो मैंने 15 रुपये की बॉल खरीदी थी फुटबॉल की, याद है मुझे। और बच्चे हमारे गांव के खेलने लगे और मुझे खुशी है कि ये घटनाक्रम 1965 के आसपास 64-65 में शुरू किया मैंने। आज भी मेरे गांव में फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही है और मेरे बाद की जो तीसरी पीढ़ी के बच्चे हैं वो उस फुटबॉल प्रतियोगिता को चला रहे हैं। गांव में खेल होता है, मुझे भी बुलाते हैं,
कि 2 बार 3 बार हम सो एक मैच में बुलाते हैं कि आप आइए, बैठिए, देखिए। अच्छा लगता है कि वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। पिताजी के बारे में बताइए, ख़ास तौर से उनके बारे में अगर कोई घटना याद हो तो उसको सप्रसंग बताइए, जिससे उनके व्यक्तित्व का और उनके उस प्रभाव का पता चले जो आप पर पड़ा। मेरे पिताजी अनपढ़ जरूर थे, लेकिन आप उनसे बातचीत करके उनको आप यह नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अनपढ़ है। पिताजी मेरे बौद्धिक रूप से बहुत सजग थे। मेरे पिताजी आज़ाद हिंद फौज में सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे, घर से भाग कर गए थे बहुत छोटी सी उम्र में, लेकिन वहाँ भी मेस इंचार्ज के खिलाफ उन्होंने बगावत की, खाना में खराबी थी और वहाँ से वो भाग आए थे। वो ईमानदार व्यक्ति थे। गांव में रहते थे तो किसी तरह के अन्याय के खिलाफ वो बोलते थे। चूँकि गरीब थे, सामंतों का बोलबाला था, उनकी हैसियत उतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी वो सामंतों का विरोध करते थे और गरीबों के पक्ष में खड़े होते थे। वो हमेशा कहते थे हम लोगों को कि कितना भी अन्याय हो, अगर ख़ानदान में भाइयों के बीच में, उसको बर्दाश्त करना चाहिए और अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाना चाहिए, आगे बढ़ने पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्थिक संपदा है बहुत अस्थाई नहीं होती है। एक बात और कहते थे कि पैसा कमाना आसान है, विचार कमाना बहुत कठिन काम है, तो तुम लोग हमेशा प्रयास करना कि विचार कमाओ। ये पिताजी अंतिम दिनों तक इस बात को कहते रहे। जब हम लोग पढ़ लिख कर नौकरी करके और समृद्ध हो गए थे सभी लोग, तीनों भाई, तब भी ये बात कहते थे कि पैसा फिर भी है, लेकिन विचार बना रहना चाहिए, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है। आपकी माता जी घर का केंद्र रहीं, लगभग 8 बच्चों का परिवार उन्होंने संभाला। माँ की कौन कौन सी बातें आपको याद हैं? देखिए, माँ मेरी बहुत सज्जन थी। पिताजी के अंदर एक, आप उसको कह सकते हैं कि वो थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, गुस्सा हो जाते थे, और ये गुस्सा उनकी उस अभाव की ज़िंदगी की उपज थी। माँ मेरी सहनशील थी इस मायने में कि उसने गृहस्थी को बहुत, एक तरीके से कहिए कि संतुलन बनाकर बच्चों को पाला था। माँ हमारी कभी गुस्सा नहीं होती थी, लेकिन वो हमेशा ये कहती थी कि शाम को लालटेन जला लिया करो तुम लोग। मैं उस समय पढ़ता था, भैया पढ़ते थे, 2 ही लोग घर में पढ़ते थे, तो यदि लालटेन जलाकर तुम लोग बैठो, डिबरी, पहले डिबरी थी हमारे पास, उससे हम लोग पढ़ते थे, बाद में हम लोग लालटेन की स्थिति बनी, लेकिन वो कहती थी इसको जला कर बैठो, पढ़ाई करो। अब पढ़ाई हम लोग क्या कर रहे हैं ये तो माँ नहीं समझती थी, लेकिन अगर हम लोग हंसते थे तो टोक देती थी कि ये पढ़ा, किताब में ध्यान नहीं है, सब हंस रहे हैं सब। या हम लोग ऐसा है कि चुप रहते थे और कुछ बोल कर नहीं पढ़ते थे, तब भी टोक देती थी। उसको लगता था कि पढ़ नहीं रहे हैं सब, क्योंकि आंखों से देखकर पढ़ना उसको पढ़ना नहीं लगता था और पढ़ती। दूसरी चीज़ उसकी जो सबसे अच्छी बात हमें लगती थी और कि वो बहुत संतोषी थी। जब मैं इंटरमीडिएट के बाद मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में चयन नहीं हो रहा था, मैंने कई बार कोशिश की और फिर अंत में फैसला किया कि नहीं, अब बीएससी करके ही परीक्षा दूंगा दूसरी। तो मैं दुखी होता था, तो मेरी माँ आके मेरे पास बैठ कर कहती थी कि जाए द नाही सभे नानू कुछ बनी, पढ़ लिख ल, घरवा जौन बा, 2 हाथ बा 2 पैर बा, तो खेती करिए, अब इससे पेट पल जाई। ये हमेशा संतोष हमें देती थी, वो कभी चिंता में हमको नहीं रहने देती थी। दूसरी चीज़ वो थी कि वो कभी भी अपने विचार को, जब हम लोग बड़े हो गए, शादी हो गई, तब भी थोपती नहीं थी। यहाँ तक कि हम लोग की पत्नियाँ, चाहे भैया की भाभी हमारी, चाहे मेरी पत्नी या छोटे भाई, कभी पूछती हो कि माता जी आज क्या खाना बनेगा, कैसे बनेगा, तो वो कहती थी कि ये तुम लोगों का काम है, जो मन में आए बनाओ, जो मन में आओ खाओ, इससे मेरा कोई वो नहीं है, ये आप लोगों का काम है, हम तो भाई जो करना था कर चुके हैं। अब हमारा कभी हस्तक्षेप नहीं करती थी किसी काम में। और एक चीज़ देखिए, गांव में की रहने वाली मेरी माँ, अनपढ़ माँ,
जब शादियां होने लगी हमारे ख़ानदान में, बच्चे पढ़ लिख कर अपने ढंग से शादियां करने लगे, कुछ अंतर्जातीय शादियां हुई, बात कभी किसी मामले पर उसने कमेंट नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक से भी शादी हुई हमारे परिवार में, उसने कहा क्या करेगा बा, जहाँ मन करे वहाँ शादी करे के चाहिए, जहाँ दिल लग जाए वहाँ करे के चाहिए, बस निभावे के चाहिए ठीक से। एक कौन मतलब नहीं कि कौना धर्म के वाक्य। मेरी माँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए भी इतना समायोजित हमसे कर लेती थी कि वो जानती थी कि मेरा बेटा जो है वो बौद्धिक रूप से ठीक है, लेकिन वो काली माई के आगे माथा नहीं टेकता है, ये वो जानती थी। तो हमसे बराबर कहती थी, ये बाबू काली माई के लगे जाके तनी माथा ना टेकाओ। तो मैं कहता था कि माँ तुमसे बड़े कोई माथा तो हमको दिखाई नहीं देता है, मैं तुम्हारे आगे तो माथा टेक सकता हूँ, काली माई क्या है कि उनके सामने माथा टेकने जाओ। तो वो गुस्सा हो जाती थी कि तू केहू के बात नहीं सुनेला, बदमाश हुआ, अब जा, हम तहरा खातिर हम जाते ही माथा टेका होते। तो गुस्सा होकर ये कहती थी, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा इस रूप में नहीं होता था कि वो मेरे विचारों पर कभी हस्तक्षेप करे। अपनी बात वो कहती थी, लेकिन अगर मैं उसको पालन नहीं करता था तो समझ लेती थी कि लड़के ने नहीं पालन किया है, लेकिन लड़के का बाकी आचार विचार ठीक है तो ठीक ही सोच रहा हो। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो इतनी किफ़ायत में ज़िंदगी चलाती थी जो आज तक मुझे नहीं भूलती है, और वो मैं कभी संस्मरण में उसको दर्ज करूँगा। एक मेटिया सरसों, एक मेरे लिए समझिए कि इतिहास है, हमारे ख़ानदान का दर्ज है। जब भैया 5वीं कक्षा में पास करके 6ठी में एडमिशन लेने फाजिल नगर कस्बे में गए, तो उस समय एडमिशन लेने के लिए 1 रुपये की दरकार थी, यानी 1 रुपया में एडमिशन भी हो जाता और किताब कॉपी भी आ सकती थी। यानी 1 रुपया नहीं होता तो वो काम नहीं होता। पिताजी के पास 1 रुपया नहीं था, पिताजी बीमार चल रहे थे, कई साल बीमार रहे, तो इसलिए सब्जी भी नहीं बेच पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, तो 1 रुपया नहीं। पिताजी ने कुछ जगहों पर बताया कि ये बाबू फलाना से मांग ला, फलाना से मांग ला। वहाँ गए, भैया गए, चाचा लोगों से मांगने गए, कहीं पैसा मिला नहीं। गांव में सब जगह, पूरे गांव में घूमा, उन्होंने 1 रुपया उनको नहीं मिला, उधार नहीं मिला। हमारी माँ बैठी थी उदास होकर, और भैया भी आए तो उदास थे। तो माँ ने पूछा कि बाबू क्या बात है, तो वो नहीं मिला पैसा कहीं, तो उन्होंने कहा कि ना, अब बुझाता कि नाम नहीं लिखाई, उन्हें नाम नहीं लिखा जाएगा कक्षा 6 में, पढ़ाई हमारी बंद हो जाए। पिताजी बिस्तर पर थे, बीमार थे, उनको अफसोस था कि मेरे बेटे की पढ़ाई रुक जाएगी। वो चाहते थे कि बेटा पढ़े, भैया पढ़ने में बहुत तेज थे, मेधावी थे, और केवल उन्होंने 3 साल में 5वीं की कक्षा की पढ़ाई कर ली थी। तो माँ ने कहा कि अच्छा चिंता मत करो, रुका। वो घर के अंदर गई और एक मेटिया था, मिट्टी का एक बर्तन छोटा सा, उसमें वो सरसों रखी हुई थी, सरसों बटोर कर रखी होगी, खेत का सरसों रहा होगा, उसको उसने खर्च नहीं किया था, और वो मेटिया सहित सरसों उसमें भरा हुआ था, ला कर रख दी बड़े भैया के पास, भैया के सामने, कह के बाबू अब है ये बा घर में, एक बेच ला। और बेच के देखा 1 रुपया तो मिल ही जाई, और संयोग से वो 1 ही रुपया का सरसों था। भैया बेचने गए जब बनिया के पास, तो 1 रुपया वो मिला था, और कक्षा 6 में उनका एडमिशन हो गया था। ये उस बेटिया को हम लोगों ने अभी तक बचा के रखा था। मुझे लगता है कि हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भैया नहीं पढ़े होते तो मैं नहीं पढ़ा होता, छोटा भाई नहीं पढ़ा होता, और सारी जो विकास यात्रा है वहीं ख़त्म हो गई होती। संयोग से तीनों भाई पढ़ने में ठीक थे, पढ़ाई, भैया तो खैर एक्स्ट्रा ब्रिलियंट उसको कह सकते हैं थे। तो ये था हमारा माँ कभी गुस्सा नहीं हुई, कभी वो गलत कामों को प्रोत्साहित नहीं करती थी। यहाँ तक कि वो आलोचक थी मेरी। तो अगर मैं गांव में गुस्सा होता था किसी पर तो पकड़ के लाती थी, कहती थी काहे गुस्सा भइला, गुस्सा करके केहू से बात नहीं कर लेला। वो हमेशा टोकती थी, झूठ बोलने पर उसको सख्त नाराज़ होती थी।
तो ये हम सोचते हैं कि मेरी माँ जो है उसका चरित्र हम लोगों के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा। आपके परिवार में एक और व्यक्ति हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में है, और वे हैं आपके बड़े भाई डॉक्टर के.पी. कुशवाहा, जो कि आपसे 5-7 साल बड़े हैं। कैसा बचपन था आप दोनों व्यक्तियों का, और किस तरीके से आप लोगों ने उस संघर्ष को साथ साथ किया, जिसको करने के बाद आप लोगों ने अपने अपने मुकाम बनाए और परिवार मुख्यधारा में आया, परिवार की गाड़ी आगे बढ़ी और लगभग गरीबी के निपट इलाके से निकलकर आप लोग समृद्धि के रास्ते पर चले। ये बचपन तो इतना दुखद था कि अगर मैं उसको ठीक से और पूरा व्यक्त करूं तो खुद मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, मैं रोक नहीं पाता हूं अपने को। बड़े भैया मुझसे 7 साल के लगभग बड़े हैं, यानी 7 साल से कुछ कम, 6 साल से ज़्यादा बड़े हैं। पढ़ने में अब मैंने जैसा कि कहा कि वो बहुत मेधावी थे, लेकिन सुविधा कुछ नहीं थी पढ़ाई करने की। घर में खाने को कुछ नहीं होता था। भैया जो है पिताजी पर निर्भर थे, लेकिन पिताजी 5 साल बीमार रहे और वो इस कदर बीमार थे कि 200 रुपये इलाज के लिए पटना जाना था, और जो थोड़ा बहुत खेत था वो 200 रुपये में बिक गया, रेहन रख दिया गया, और वो चाचा जी ने ही लिया था रेहन। तो यानी हम लोग भूमिहीन हो चुके थे, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं थी। इसके बावजूद भी भैया का आचरण ये था कि वो काका लोगों के पास जाते थे, मामा के घर जाते थे, वहाँ से कुछ मदद मिल जाती थी और इस तरह वो पढ़ाई करते रहे। उनके पास असाधारण प्रतिभा थी। वो अपने दोस्तों से किताब मांग कर लाते थे और पूरी रात उस किताब को नोट्स बना लेते थे और दूसरे दिन लौटा देते थे। फिर कभी उनको किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो इसलिए किताब को उन्होंने किताब कभी खरीद कर नहीं पढ़ा, वो अपने दोस्तों से मांगते थे और उसको नोट्स बना लेते थे। अध्यापक उनके व्यवहार से सभी उनको मानते थे और इस तरह उन्होंने हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, सभी वो प्रथम श्रेणी में पास किए उस समय। उनका योगदान मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि पढ़ाई की एक किरण जो परिवार में पहुंची, भैया की वजह से पहुंची, और उन्होंने कोशिश की कि मुझे भी पढ़ाएं। जब मैं पढ़ता था उनके पास बैठकर, जब हाई स्कूल इंटर तक तो हम लोग साथ ही रहे, मैंने भैया गांव ही से पढ़ने जाते थे इंटर तक, यहाँ नहीं बीएससी तक वो गांव से गए कुशीनगर। तो रात में मैं उनके पास बैठकर ही पढ़ता था, एक ही लालटेन में। तो पढ़ाते थे, मारते भी थे पढ़ाई में, जैसा कि पहले पढ़ाने पर ऐसा होता था। पिताजी गुस्सा होते थे, कहते थे कि तू जौन मन के बारे आपन पढ़ाई करा, ये आपन पढ़िया, तू मारा मत इनके। लेकिन भैया मानते नहीं थे। जहाँ पिताजी हटते थे तो हमारी कुटाई जरूर होती थी, क्योंकि वो अपेक्षा करते थे कि ये भी पढ़े, ठीक से पढ़े। और एक बड़ा मज़ेदार प्रसंग है, वो आपको मैं पहले भी आपसे मैं शेयर किया था जब आपने पत्रिका का संपादन किया था। मैं 6 महीना पढ़ने नहीं गया हूँ। जब मेरा नाम लिखा गया था कक्षा 1 में, पटरी लेकर हम लोग पढ़ने जाते थे और कोई किताब नहीं होती थी लकड़ी का, तो मैं स्कूल में नहीं जाता था, घर से निकलता था स्कूल के लिए, और रास्ते में कन्नी काट कर कहीं ना कहीं गन्ने के खेत में घुस गया, अरहर के खेत में घुस जाता था, या कोई ना कोई बहाना बनाकर घुस जाता था और मैं वहीं बैठ जाता था। और जब स्कूल की घंटी लगती थी छुट्टी की, तो निकलता था और घर आता था और उसी में कुछ बना लेता था अपना। वो उस समय मिट्टी के चाक से लिखाई होती थी, कुछ लिख कर गोल गोल बनाकर चला आता था। पिताजी अनपढ़ थे, उनको पता नहीं चलता था कि ये पढ़ रहा। लेकिन भैया तो पढ़े लिखे थे, भैया ने एक आध बार पकड़ा। फिर कुछ लोगों ने शिकायत भी, कुछ लड़कों ने बताया कि ये तो स्कूल जाता ही नहीं है। तो फिर मेरी पिटाई भी हुई। भैया हमारे निकलते थे डंडा लेकर, स्कूल नहीं जाते थे। उस समय कक्षा 9 में पढ़ रहे थे, कक्षा 9 में नहीं, आप कहिए कि कक्षा 8 में पढ़ रहे होंगे। वो निकलते थे तलाशने और मैं छिपा रहता था। ढूंढना बड़ा मुश्किल था उस समय, खेत बहुत ऊंचे ऊंचे, उसमें गन्ने की खेत होती थी, अरहर होती थी, लेकिन हमारी दिन भर ढूंढाई होती थी। पकड़ में आ गए तो पिटाई होती थी।
लेकिन मैं पढ़ने नहीं गया। वो 6 महीने के बाद एक दूसरी घटनाक्रम है जिससे मैं फिर स्कूल की ओर गया और वो माँ मेरी लेकर गई और उसके बाद से फिर मैं लौटा नहीं और पढ़ाई। तो भैया ने मेरी कोशिश किया कि मेरी पढ़ाई हो। और एक महत्वपूर्ण योगदान जो था, जब भैया बीएससी के बाद एमबीबीएस में उनका चयन हो गया था और उस मुश्किल समय में जब उनके पास पैसा नहीं था, किस मजबूरी में वो पढ़े, वो इसकी अलग कहानी है, वो यहाँ व्यक्त करूँगा तो वो एक अलग अध्याय बन जाएगा। लेकिन उस मजबूरी में भी जब वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर गुजर गया और मैं 12वीं पास कर लिया, तो उन्होंने कहा कि तुम गांव छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। और मैं भैया के पास चला गया गोरखपुर। उस समय वो गोरखपुर में एक तरीके से एमबीबीएस पूरा कर रहे थे और एमबीबीएस पूरा होते ही मैं उनके पास चला गया, उन्हीं के पास रहकर पढ़ता था। और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं दिया, नहीं चयन हुआ। भैया भी उदास होते थे कि ठीक से नहीं पढ़ता है, डांट पड़ती थी। फिर वो एमडी करने लगे। पिताजी का दबाव था कि लड़का एमडी न करे, क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब थी। पिताजी चाहते थे कोई नौकरी कर ले, डॉक्टर हो गया है तो कुछ 2 पैसे घर में आए तो घर बेहतर चले। लेकिन भैया को मालूम था कि यही वक्त है पढ़ लेने का, तो एमडी भी किए। उसमें एमडी में जो भी पैसा मिलता था उसको बचाकर हम लोगों को पढ़ाते थे, घर भी पिताजी को भी देखते थे। जो सामंतों का कर्ज था वो भैया ने ही उतारा, नहीं तो उतरता नहीं, उन्होंने उतारा। और मेरी पढ़ाई के बाद से तो एक परिदृश्य बदला और उसके बाद से छोटा भाई भी पढ़ा। और इसलिए मैं भैया को मानता हूँ कि अगर भैया मेरे ख़ानदान में इतने मेधावी नहीं होते, वो मेधावी होने के कारण, असाधारण प्रतिभा के होने के कारण पढ़ लिए, क्योंकि उनके दोस्त भी उनसे सवाल पूछते थे, भैया उनको समझाते थे, इसलिए उनके दोस्त भी किताबें मुफ्त में उनको देते थे और वो पढ़ लिए। यही कारण है कि उनको मैं हमेशा जो है मानता हूँ कि अगर मेरे निर्माण में पिताजी के बाद, पिताजी के देखिए केवल एक तरीके से पिता होने का दायित्व था, लेकिन बौद्धिक जो दायित्व निभाया वो भैया ने निभाया। गोरखपुर एक ऐसा शहर है जो आपके जीवन से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। आपके बड़े भाई वहीं रहते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की और कई सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आप वहीं शामिल होते रहे। तो गोरखपुर का महत्व आपके जीवन में क्या है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और मैं इसका ऋणी हूँ। और मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि किताबों के ज्ञान से किसी भी आदमी को आप विचारवान नहीं बना सकते हैं। आप किताबी ज्ञान से चीज़ों को समझने का जो एक चश्मा होता है वो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उससे डिग्री हासिल कर सकते हैं, उससे नौकरी हासिल कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को देखने का, ये जो सघन दुनिया है जिसमें गरीबी अमीरी का भेद है, जिसमें ऊंच नीच का भेद है, जिसमें शोषक और शासितों का एक तरीके से मकड़जाल बुना हुआ है, इसको समझना हो तो आपकी वैचारिक दृष्टि साफ होना बहुत ज़रूरी है। गोरखपुर में जब मैं आया तब तक मैं भी उसी तरह था जैसा हर लड़का होता है, गांव में हनुमान जी की पूजा करना या अपने दुखों को भगवान के ऊपर डाल देना कि भगवान तुम इससे मुक्ति देना, या ये भाग्यवादी होना, या भगवान ने चाहेगा तो ये हो जाएगा। ये सवाल हर गांव से आने वाले लड़के के दिमाग पर होता है और मेरा ये मानना है कि ये सारे सवाल आदमी को पीछे ढकेलते हैं और वो आगे बढ़ने के रास्ते को रोकते हैं। जब मैं गोरखपुर में आया तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो छात्रों के बीच में बैठकर कुछ ऐसी किताबों को पढ़ने की सलाह देते थे। प्रेमचंद को पढ़ने की सलाह देते थे। प्रेमचंद को कुछ हद तक हम लोगों ने कोर्स में पढ़ा था, लेकिन प्रेमचंद की महत्वपूर्ण किताबें थी जैसे कि कर्मभूमि थी, गोदान था। इन सब किताबों को बाद में पढ़ने को कहा गया कि इसको भी आप लोग पढ़िए। प्रेमचंद को पढ़ने के बाद से एक दृष्टि हम लोग की बनती है और फिर कुछ ऐसा साहित्य हम लोग के सामने साथियों ने कहा जिसमें हम लोग ने मार्क्स और लेनिन को भी पढ़ा, मैक्सिमम गोरकी को पढ़ा, चेखव को पढ़ा, ये विदेशी लेखक थे इनको पढ़ा,
भारतीय लेखकों में भगवती चरण वर्मा की हम लोगों ने उस समय किताबें पढ़ी, चित्रलेखा। और चित्रलेखा पढ़ने के बाद से हम लोगों को लगा कि इसमें जो पूरी भौतिकवाद की व्याख्या है वो मार्क्स के भौतिकवाद से मेल खाती है और इंसान को दृष्टि देती है कि नहीं, समस्याओं का कारण है तो वो यहाँ की भौतिक परिस्थितियाँ हैं, और गरीबी अमीरी जो है इस समाज में, तो यहाँ की भौतिक संसाधनों पर कुछ वर्गों के कब्जा और उस कब्जा के पीछे की जो राजनीति है उसके कारण है। और व्यापक गरीब जनता जो पढ़ लिख नहीं रही है, अशिक्षित बनाई गई है, इसका भी कारण वो गरीब जनता नहीं है, लेकिन वो तंत्र है जो इनको गरीब बनाए रखना चाहता है। और तब ये दृष्टि खुली कि अगर हम भाग्यवादी हैं तो अपने मन से भाग्यवादी नहीं है, हमको भाग्यवादी बनाने वाले वे शोषक हैं जो हमारे संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं, और वो चाहते हैं कि हम भाग्यवादी बने रहें, वो चाहते हैं कि हम अशिक्षित बने रहें या पढ़े लिखे तो केवल रोजी रोटी तक सिमट कर रह जाएं। तो गोरखपुर में हम लोगों ने PSO एक संस्था थी, प्रगतिशील छात्र संगठन, उसका सदस्य बने। मैं तो उसका संयोजक बना। और हम लोग रविवार को देश में जो भी समस्याएं घट रही थी उस पर गोष्ठी करते थे। लॉन में बैठ जाते थे, जितने भी लड़के आते थे, और सब अपने अपने विचार हम लोग रखते थे। मुझे याद है मकबूल भट्ट की उसी समय में एक फांसी हुई थी जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे। कश्मीर के एक नेता थे जिसको उग्रवादी नेता कहा गया था, और हम लोगों ने उस पर भी गोष्ठी की थी। और देश में जो कुछ भी घट रहा था, मुझे याद है कि जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड वाली घटना हुई थी तब भी हम लोगों ने गोष्ठी की थी। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तब भी गोष्ठी हम लोगों ने की थी। और लगातार देश में जो समस्याएं घट रही थी उस पर हम लोग विचार व्यक्त करते थे, दूसरों की सुनते थे, अपने सीनियर की सुनते थे। और एक दृष्टि हम लोग की साफ हो गई थी कि कैसे घटनाओं को समझना है, कैसे भारत की पूरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिदृश्य है उसको समझना है। और उसके बाद से फिर हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखे और लगा कि ये भाग्यवाद जो है हमारे पैरों की चक्की है, इससे हमको मुक्त होना है। तब हमें साफ हो गया कि ये आर्थिक असमानता का कारण जो शोषक हैं उनसे अगर आपको मुक्त होना है तो आपको गरीब जनता के साथ एक तरीके से एक आंदोलन में उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और इस देश के संसाधनों पर हमारा भी हक हो, इसकी वकालत हमें करनी होगी। और इस तरह हम लोग एक तरीके वैचारिक दृष्टि से सोचने का अपना नज़रिया विकसित करते हैं। आमतौर पर कवियों, लेखकों के जीवन के प्रारंभिक समय के बारे में जब भी हम जानते हैं तो पता लगता है कि वे कविताएं लिखा करते थे। बहुत सारे लोगों ने कुछ कविताएं लिखकर छोड़ दी, कुछ लोगों के कुछ संकलन आए, फिर उन्होंने कविताएं छोड़ी, वो गद्य में आ गए और गद्य में ही रह गए। बहुत सारे लोग कवि ही रह जाते हैं। आपने कविता से शुरू किया, नाटक और फिर कहानियों में गए, उपन्यास आपने नहीं लिखा, लेकिन इतिहास की तरफ गए और लगातार उसी में बने हुए हैं। आपकी कविताएं मज़ेदार मुझे लगी इसलिए कि उनको पढ़ते हुए मैंने अपनी गरीबी और तकलीफ़ का रोना उसमें नहीं पाया। उसमें लगभग वैयक्तिकता नहीं है, एक सामाजिकता है, एक सामूहिकता है। और वे एक तरह से वर्गों की तकलीफ़ें हैं। आपको कहीं न कहीं ऐसे उसमें एक कवि के रूप में आप ऐसे दिखते हैं जैसे तमाम सारे लोगों की पीड़ाएं, उनके पीड़ाओं के स्रोत और पीड़ाओं के कारण आप खोज रहे हैं और उनके निवारण के बारे में भी सोच रहे हैं। तो वे कौन से वैचारिक बिंदु हैं जहां आपको कविताओं की प्रेरणा मिली और कविताओं में इस रूप में आप गए कि वो आपकी निजी अभिव्यक्तियां नहीं होकर वे सामूहिक चिंताओं की अभिव्यक्तियां बन पाईं? देखिए, लेखन की जो प्रेरणा मुझे आप कह सकते हैं कि वो भी भैया से ही मिली। भैया जब पढ़ रहे थे BSc में तो हमने देखा कि वो भी कुछ लिखा करते थे। यद्यपि वो आगे चलकर कोई नियमित लेखक नहीं बने,
लेकिन कविताएं लिखा करते थे। दूसरी चीज़, उस समय वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे। सरिता, मुक्ता, कादम्बनी, चंपक, चंदा मामा, और उसके बाद धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, ये सारी पत्रिकाएं वो लाते थे और लाइब्रेरियन से मांग कर लाते थे। जब तक वो गांव से पढ़ते रहे बीएससी तक, तो पढ़ते थे और साइकिल के पीछे दबा कर वो घर लाते थे। और जब वो शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने खेतों की ओर निकल जाते थे, तो मैं उस पत्रिकाओं को चुरा कर पढ़ता था। मुझे बहुत शौक़ था, क्योंकि सामने नहीं पढ़ सकता था, पिटाई हो जाती थी, क्योंकि भैया कहते थे तुम सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ो। तो मैं सरिता को, मुक्ता को, ये चंदा मामा, ये सब पत्रिकाओं को तो मैं रट जाता था पढ़कर। इन पत्रिकाओं को पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि इसमें जो कहानी लिखी गई है, क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं भी तो लिख सकता हूँ। मुझे याद है कि कक्षा 6 में मैं था, तो गाय पर एक लेख लिखने के लिए आया। पहले लेख ऐसे ही आता था, गाय हमारी माता है, इस पर एक लेख लिखिए। तो अब मैं क्या लिखूं? तो मैंने बैठे बैठे परीक्षा की कॉपी पर कविता लिखना शुरू किया और कविता ही लिख दिया। पता नहीं वो कविता क्या थी, याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि वो कविता थी। मेरे हिसाब से वो कविता थी और मैंने लिख दिया पूरा। जब वो कॉपी जांची गई तो मास्टर ने कहा कि कवि जी उठिए। तो हमने सोचा कि ये क्या है, क्यों कह रहे हैं। तो बच्चों को उन्होंने कॉपी दिखाई, कहा कि गाय पर लेख लिखे हैं। पूरी कॉपी में उन्होंने कविता लिखी है कवि जी ने। उस दिन से मुझे लड़के कवि जी कहना शुरू कर दिए। तो हर शनिवार को बाल सभा होती थी स्कूल में, उसमें हमको बुलाया जाता था, कवि जी आइए अपनी कविता सुनाइए। तो मैं भी तुकबंदी कुछ किया करता था। जब 7वीं में आया तो मुझे लगा कि उपन्यास क्या होता है। तो भैया उस समय उपन्यास, रोमांटिक उपन्यास कुछ लाया करते थे, रानू की और भी तमाम नाम हैं ये। तो मैं पढ़ता था, मैं भी उसको चुरा कर पढ़ लेता था। और मैंने कहा मैं भी एक उपन्यास लिखूंगा। ये दुस्साहस मैं केवल एक तरीके से कहिए कि अपने मन के अंदर एक बात आई, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी कि उपन्यास लिखूं। तो मैंने कॉपी बनाई और उसमें एक रंगे हाथ नामक उपन्यास लिखना शुरू किया। उसकी पांडुलिपि अभी भी है, कक्षा 7, रंगे हाथ। और उपन्यास कुछ लिखा, कुछ पढ़कर नकल किया, कुछ मैंने इस तरह से करके वो एक उपन्यास के रूप में बना लिया। फिर 8वीं में मैं था और 8वीं तक भैया गोरखपुर में MBBS कर रहे थे। जो भैया पूरे घर को चला रहे थे, वो जब MBBS करने लगे तो बड़ी बहन के यहाँ नहीं जाते थे, जा सकते ही नहीं थे। MBBS की पढ़ाई में छुट्टी तो होती नहीं थी। एक दिन रविवार को छुट्टी मिलती थी, तो अगर आते भी तो घर से लौट जाते थे। मेरा मन बहुत एक तरीके एक बालक में था, 7वीं 8वीं का बच्चा था। और मैं इसको बड़ी संवेदना से सोच रहा था कि जो भैया हम लोगों के साथ बैठे रहते थे, वो पढ़ाई में फंस गए और अब बहन के पास भी नहीं जाते थे बहन। तो मैंने एक जो कहानी लिखी, कैरियर। वो कहानी ये लिखी कि कैसे वो अपनी पढ़ाई के वजह से बहन के पास नहीं जाते हैं, बहन के पति बीमार भी होते, मेरे जीजा बीमार भी होते हैं, तमाम समस्याएं आती। इसमें जाहिर है कि कोई जोड़ी है बात है, वो सारी बातें कोई सच्ची घटना नहीं है, वो काल्पनिक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे मन पर ये बात आई थी कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आदमी कैरियर की ओर जब आगे बढ़ता है, अपने जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो बहुत कुछ संबंध छूटते जाते हैं। यद्यप भैया ने पूरी बहनों का किसी से संबंध छूटा नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आया और मैंने एक कहानी लिखी। लेकिन वो कहानी ऐसी नहीं थी कि कहीं छपे। लेकिन हिम्मत देखिए कि 8वीं में उसको फेयर करके सरिता को भेज दिया। तो सरिता से एक स्लिप लगा कर आ गई कि संपादक के क्या खेद सहित वापस लौट आ गई। तो उसको फिर लिखा, 8वीं में लिखा, 9वीं में लिखा, 10वीं में लिखा, 11वीं में मैंने इंटर कॉलेज के टाइपिस्ट से कहा कि इसको टाइप कर दीजिए, क्या पता टाइप करने पर छप जाए। तो उन्होंने टाइप कर दी उस कहानी को, तब भेजा, फिर लौट के चली आई। बहुत गुस्सा लगा, इतनी बार लिख चुका हूँ इस कहानी को, कोई छापता ही नहीं है। वो कहानी छपी है
1984 के आसपास, जब मैं एमएससी कर चुका था। लेकिन कहानी वही है जो मैंने 7वीं 8वीं में लिखी थी, वो मुक्ता में छपी, लेकिन मैं उसको छपवा ही लिया। देखिए मेरी हिम्मत, तो मैं उससे पीछे नहीं हटा। बाद में जब उस कहानी को, मेरे संग्रह में वो कहानी शामिल है, उसमें कुछ संशोधन किया, कुछ उसको ठीक किया, जो एक तरीके से जो गलतियां थी प्रारंभिक। तो ये मेरी कहानी जो है प्रारंभिक कहानी है जो इसमें शामिल है। तो इस तरह साहित्य की ओर एक रुझान बढ़ा और पढ़ने का बहुत शौक था साहित्यिक पत्रिकाओं को। और कादम्बनी में एक, आपको याद होगा कि संपादकीय आता था राजेंद्र अवस्थी का, उसका तो मैं दीवाना था, क्योंकि उसकी भाषा कुछ भिन्न होती थी, और कालचक्र, और उसकी भाषा का इतना दीवाना हुआ कि मैं भी उसी की नकल करने की एक आदत थी, और मैं भी लिखा करता था। और बाद में धीरे धीरे जब मैं यूनिवर्सिटी में, जो वैचारिक रूप से जब हम लोग परिपक्व हुए और एक तरीके से वामपंथी साहित्य को पूरा पढ़ा, और प्रेमचंद को पूरा पढ़ा, रेणु को पूरा पढ़ा, भगवती चरण वर्मा को पढ़ा, तब मुझे लगा कि वो साहित्य साधना के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और गंभीरता से काम करना ज़रूरी है। देखिए यूनिवर्सिटी में कविताएं मैं लिखा हूँ, और जाहिर है कि ज़्यादातर कविताएं विद्रोही भी हैं और प्रेमपरक भी कविताएं हैं। वो सब कुछ उस समय जो हमारे मन पर गुजर रहा था, देश में जो कुछ भी हो रहा था, उसकी एक छाप है उस पर, वो, और उसको हम लोग अभिव्यक्त करते थे। और हम लोग को एक चीज़ बता दिया गया था, जो हमने साथियों के बीच में, प्रगतिशील साथियों के बीच में, कि अभिव्यक्त का माध्यम जो भी हो, अभिव्यक्ति वो होनी चाहिए जो रोज़ जीवन में घट रही है। काल्पनिक चीज़ों पर दिमाग नहीं खर्च करना चाहिए। काल्पनिक चीज़ें कभी जीवन की यथार्थ नहीं होती हैं। इसलिए देखिए हम लोग जो महागाथाएं हैं, धार्मिक महागाथाएं, उस पर हम लोगों ने कोई लेखन नहीं किया। लोक गाथाओं पर काम किया, लोक संस्कृत पर काम किया, लेकिन कभी हम लोग काल्पनिक चीज़ों पर कभी अपना समय बर्बाद नहीं किए, और कोशिश किए कि जीवन को प्रभावित करने वाली जो घटनाएं हैं, आम आदमी को प्रभावित करने वाली जो घटनाएं हैं, जीवन को संवारने वाली जो बातें हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेखन किया जाए। आपकी कहानियों को जो हम देखते हैं, तो कहानियों में हर जगह जो सामाजिक संरचना दिखाई पड़ती है वह बहुत अलग तरीके की है। वहाँ किसी किस्म का सांप्रदायिक भेद नहीं है, वहाँ एक सामाजिक एकता है, वहाँ एक भाईचारा है, लेकिन पात्रों के बीच गजब की रस्साकसी है। एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न पात्रों के चरित्रों और उनके व्यवहार को लेकर आपने एक गहरा ताना बाना बुना है। वहीं जैसे लगता है कि गांव के रंगमंच पर खलनायकों और नायकों और प्रतिनायकों सहनायकों का एक बड़ा जो है समूह है, जो अपने अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसी क्या चीज़ थी कि आपने सांप्रदायिक विभाजन की जगह पर उन लोगों का संघर्ष चित्रित किया, और ऐसे दौर में यह ख़ास बात मुझे लगती है जब हिंदी के कथाकारों की कहानियों से मुस्लिम चरित्र लगभग गायब हो गए हैं। आपकी लगभग हर कहानी में कहीं न कहीं मुस्लिम चरित्र हैं, कई जगहों पर तो ऐसे हैं जिनको रोज़मर्रा के जीवन से अलगाया नहीं जा सकता। और एक आपकी बहुत बेधक कहानी है जो मुस्लिम चरित्र को लेकर लिखी गई है, एक बाकुम का मर जाना। तो यह सब कैसे संभव हुआ कि आप कहाँ देख रहे थे, अपने गांव में किस रूप में देख रहे थे कि यह सब रचा जा सका और हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण हासिल के तौर पर वो है? देखिए मेरा पालन पोषण जो है जहाँ पर हुआ है, जिस गांव में हुआ है, बचपन जहाँ गुजरा है, वो बहुत एक तरीके से मिली जुली संस्कृत का गांव है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, सभी एक साथ रहते हैं। हमारे जीवन के जो करीब थे वो मुसलमान थे, वो सामंत नहीं थे। हमारा जीवन गरीबी में गुजर रहा था, और ज़्यादातर मुसलमान जो मेरे घर के आसपास थे उसी सामान्य गरीबी के आसपास वो भी गुजर रहे थे। थोड़ा सा बेहतर स्थिति में कुछ लोग थे।
तो जब मेरे घर चूल्हा नहीं जलता था, रात में चूल्हा नहीं जला, सुबह भूख लगी होती थी, तो माँ उंगली पकड़कर, मैं रोता था तो माँ उंगली पकड़कर ले जाती थी कि चला फलाना चाची के घर चला। हम जाते थे तो माँ वहाँ खड़ी हो जाती थी। तब भी जो मुस्लिम चाचियाँ उस समय की थी वो समझ जाती थी कि ये लड़का आया है साथ में तो ये भूखा है। और वो तवे पर जो भी रोटी पक रही होती थी उसमें से वो रोटी खाड़ा टुक्की का, आप पता नहीं आजकल की पीढ़ी उसको समझेगी या नहीं समझेगी, उस समय गोल रोटी बनती थी, उसका आधे टुकड़े को हम लोग खाड़ा कहते थे और उसके आधे के आधे को हम लोग टुक्की कहते थे। तो वो तोड़कर भी दे देती थी तो हम लोग मैं खाते हुए चला आता था। तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन में बहुत कुछ हमारे पड़ोसियों का भी योगदान है, मुसलमान पड़ोसियों का भी योगदान है। और यहाँ तक कि कभी ऐसा लगा ही नहीं, मिलाद होती थी जो मुसलमानों की, जिसको आप जैसे आप हिंदुओं की कथा होती है वैसे उनके यहाँ मिलाद होती, उसमें हम लोग जाकर बैठते थे और बतासा खाते थे। हमारे यहाँ जब कथा होती थी तो मुसलमान आकर बैठते थे और कथा सुनते थे। यहाँ तक कि हमारे घर का जो नाऊ थे, आज भी हैं, भले हम लोग गांव में नहीं रहते हैं लेकिन ख़ानदानी नाऊ जो है वो मुसलमान थे। उस समय जान मोहम्मद थे, अब उनके परिवार के लोग हैं। नाऊ मुसलमान होता है हमारे गांव में और वही निमंत्रण बांटता है, वही गौरी गणेश को बनाता है, वही बने शादियों में सारा रस्म पूरा करता है। तो हम तो उस संस्कृति में पले बढ़े हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम को कोई विभाजन नहीं रहा है। मिलाद में हम लोग भी गा लेते थे कि मरहबा 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 रसूल अल्लाह। ताजिया बनाया हूँ मैं, 10-10 दिन तक ताजिया बनाया हूँ अपने गांव का। ताजिया कंधे पर ढोया हूँ, ताजिया के समय जारी गाया हूँ, गटका खेला हूँ, ताशा बजाया हूँ। और मुसलमान लड़के मेरे साथ होली खेले हैं। होली में होलिका दहन में लकड़ियों को उठा कर लाने में वो कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे। दीपावली में सभी मुसलमानों के घर पर दीपक जलते थे। मैं उस गांव में पैदा हुआ हूँ। कीर्तन गाया जाता था, मुसलमान लोग भी बैठकर गाते थे, कोई विभाजन तो था ही नहीं हिंदू मुसलमान का। तो मैं अपने को अलग कर ही नहीं सकता हूँ कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। हमारे लिए तो आज भी मुस्लिम, हमारे जितने भी गांव के दोस्त हैं मेरे साथ उसी रूप में बैठते हैं, कोई विभाजन नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं जो मैं बार बार कहता हूं, अपनी कहानियों में भी कहता हूं, जिसको आलोचक नहीं मानते हैं, हमारे गांव की मुस्लिम औरतें पैरों में बिछुआ पहनती थी, मांग में सिंदूर लगाती थी और जो उनका पहनावा था ठीक वही था जो हिंदू औरतों का था। साड़ी आज भी है पुरानी औरतों के, नई औरतों में थोड़ा सा आपको परिवर्तन दिखाई देगा क्योंकि अब लड़के भी बाहर जाकर कमा रहे हैं। दुबई कोई चला गया है, सऊदी अरबिया है, तो वहाँ के पहनावे, वहाँ के खान पान उन पर असर पड़ रहा। लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं था। उस संस्कृति से हम लोग निकल कर आए हैं। और आज भी बता दूँ, इस साल की मतलब मैं अपने आंखों देखा बात कर, मेरे दरवाजे पर औरतें गोधन कूट का जो पर्व है, गोवर्धन जिसको कहते हैं, गोवर्धन पूजा मेरे दरवाजे पर होता है। इस वर्ष 2023 में जो गोधन कूटा गया है मेरे दरवाजे पर ही बनता है और ये काफ़ी सालों से बनता है। औरतें गोधन बनाकर चली जाती हैं, सुबह दोपहर 12 बजे इकट्ठा होती हैं और घंटों गीत गाती हैं। गीत गाने के बाद से दीपक जलाती हैं और तब वो गोधन कूटती हैं। इस बार मैंने खुद देखा, मैं यही देख रहा था कि कितनी हर घर से मुस्लिम औरतें आके बैठ गई थी और गीत गा रही थी, वो हिंदू औरतों के साथ बैठकर वो पूरी गीत गाई हैं जो गोधन कूटने के पहले गाया जाता है। और कूटते समय भले जो पहरुआ पकड़कर कूटा जाता है वो हिंदू महिलाएं पकड़कर कूट रही थी, लेकिन मुस्लिम महिलाएं उनके साथ पीछे सब खड़ी रहती हैं। ये संस्कृति आज भी है। और उसके बाद से जो मिठाई बढ़ती है जो वो लेकर तब अपने घरों को जाती हैं। तो मुझे तो लगता है कि वो आत्मा अभी मरी नहीं है, वो मिली जुली संस्कृति अभी खत्म नहीं हुई, वो बची है, जिंदा है। तो वैसे संस्कृति में जन्म लेने के बाद और आज तक इस उम्र में 63 साल की उम्र होने जा रही है, इस संस्कृति में गुजरते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। अब एक तरीके से सीनियर सिटीजन हो चुका हूँ सरकारी आंकड़ों में।
तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि हमारी कहानियों में, मेरी कहानियों में पात्र मुसलमान नहीं होंगे? हिंदी प्रदेश में जब मंदिर का आंदोलन तेज हुआ और बाबरी मस्जिद ढहाई गई, उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन आया हिंदी साहित्य में, और वो परिवर्तन ऊपर से थोपे गए नैरेटिव को जस का तस स्वीकार लेने के कारण भी हुआ। जब मंदिर और मस्जिद का दबाव बढ़ा, इन दोनों दबावों को वर्चस्वशाली शक्तियों ने अपने हितों में बढ़ाया और दूसरे समुदायों के प्रति ऐसा व्यवहार बनाना शुरू किया जैसे वे शत्रु हों। लेकिन आपकी कहानियों में जो आपका गांव व्यक्त हुआ है, उसमें इस तरह की चीज़ नहीं है। क्या इस प्रकार वर्चस्वशालियों के इस व्यवहार को आप नकारते हैं जो देश में चारों तरफ फैला हुआ है या फैलाया जा रहा है? आपका गांव उससे वंचित है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मेरे गांव में आज भी ताजिया जो बनता है वो मुसलमान के पैसे से नहीं बनता है, वो पूरे गांव के पैसे से बनता है। चंदा लगता है और उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पैसा देते हैं आज भी। ये और बात है कि स्वरूप बदला है। देखिए, परिवर्तन कुछ न कुछ दिखाई देता है। वो परिवर्तन यह है कि पहले ताजिया हम लोग भी बनाते थे, माने हिंदू लड़के भी बैठ बनाते थे, मुस्लिम। अब ताजिया बनाने का काम तो मुसलमान लड़के कर रहे हैं, लेकिन चंदा सभी दे रहे हैं मिलकर। ये परिवर्तन हुआ। हमारे गांव ने आज भी हमारे गांव में हिंदू के यहाँ शादी हो तो सारे मुसलमान लोग आके बैठते हैं, काम होता करते हैं, खाना खाते हैं। मुसलमान के यहाँ शादी होती है तो सभी हिंदू जाते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, काम होता है करते हैं। हमारे गांव में जो रिश्ता है वो हिंदू मुसलमान के नाम का रिश्ता नहीं है, वो चाचा का रिश्ता है, काका का रिश्ता है, बुआ का रिश्ता है। मुझे गांव के ज़्यादातर लड़के कोई मुझे काका कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई दादा कहता है, वही मेरी पत्नी को कोई चाची कहता है। अलग अलग रिश्ते हैं, इस रिश्ते से ही बुलाया जाता है, इस रिश्ते से बात होती है। तो जाहिर है कि हमारे गांव के हिंदू मुस्लिम समाज ने इस विभाजनकारी ताकतों को नकारा है। संभव है कि इसको तोड़ने का कुचक्र चल रहा है। जैसे कुछ जो सामंती लोग हैं उन पर उनका कुचक्र ये होता है कि इस विभाजन को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक उसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं। ये अभी मुझे एक आशा की किरण दिखाई दे रही। सुभाष भाई, आप बेशक इस दौर के महत्वपूर्ण कथाकार हैं। कहानियों में आपका एक संघर्ष दिखता है जो उत्पीड़ित समाजों की ओर से उनकी वकालत करते हुए, उनकी तर्जुमानी करते हुए आप करते हैं। इतिहास में आपका एक संघर्ष दिखता है, इतिहास लेखन में गरीब मजदूरों, किसानों का वह दर्द दिखता है और उनका वह पक्ष दिखता है जो इतिहास से लगातार विस्मृत किया जाता रहा है। और अनेक परिस्थितियों के बावजूद आप अभी भी सक्रिय हैं, लगातार नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपके अनेक मास्टरपीस अभी आएंगे, अनेक ऐसे बड़े काम आप सामने लेकर आएंगे जिनकी उल्लेखनीय उपस्थिति हिंदी साहित्य को, हिंदी इतिहास को, भारतीय इतिहास को बहुत समृद्ध करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार।